बीवी की ज़िद पर मैंने अपने बाप को घर से निकाल कर ओल्ड होम में शिफ्ट किया। पहले पहल तो मैं हफ्ते में एक दो बार अपने बाप से मिलने ओल्ड होम जाया करता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जाना छोड़ दिया। मेरा बेटा उस वक़्त 2 साल का था जब मैंने अपने बाप को ओल्ड होम शिफ्ट किया था। 20 साल के बाद मेरे बेटे ने मशहूर यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुआ। बेटे की कामयाबी पर जहाँ मैं खुश था, वहाँ इसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी। नताइज के बाद यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने तमाम तालिब इल्मों को शहर के सबसे कदीम ओल्ड होम का विज़िट करवाया ताकि वो बूढ़े और लावारिस लोगों की ज़िंदगी को करीब से जांच सकें और इनकी ज़िंदगी पर रिसर्च कर सकें। मेरे बेटे ने वहाँ अपने दादाजी को देख लिया तो शशतर रह गया, क्योंकि मैंने अपने बेटे को यही बताया हुआ था कि आपके दादा का इंतकाल हो चुका है। मेरा बेटा बहुत मायूस हुआ। मेरे इस झूठ की वजह से इसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपना गोल्ड मेडल लेकर नहर की तरफ रवाना हुआ। वो गोल्ड मेडल नहर में फेंकना चाहता था। इसने देखा कि रास्ते में एक फ़कीर भीख मांग रहा है। इसने वो गोल्ड मेडल फ़कीर की झोली में डाल दिया। फ़कीर वो गोल्ड मेडल लेकर झोंपड़ी में आया तो फ़कीर की बेटी ने इससे कहा, मुझे अपने बचपन का वो ज़माना अभी तक याद है जब मैं अपने बाप के कंधों पर बैठ जाता और इस हाल में मेरा बाप खाना खाता था। मेरी माँ मुझे अपने बाप के कंधों से उतारने की कोशिश करती तो बाबा उसे मना करते। बाबा गुस्सा करते कि मैं जितनी भी मुश्किल में हूँ, लेकिन आप मेरे बेटे को कुछ ना कहा करें। मैं अपने बेटे का रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी बाप से मोहब्बत बढ़ती गई। जब जवान हुआ तो एक लड़की मुझे पसंद आई। मैंने अपनी माँ को बताने की बजाय अपने बाप को ही बताया कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ। बाप ने जब ये सुना तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मुझे शादी का बहुत इंतज़ार था। चलो अच्छा है कि तुमने लड़की पसंद कर ली। अब मैं तुम्हारी जल्दी से शादी करके अपने दिल के पूरे अरमान पूरे करूँगा। अब्बा ने मेरी शादी करने में ज़्यादा देर ना की। फ़ौरन सायरा से मेरी मंगनी हुई और अगले ही महीने मेरी शादी की तारीख तय हुई। शादी के दिन मुझे पता चला कि अब्बा की दोस्ती का दायरा कितना वसी है। हालांकि अब्बा जान कोई मालदार शख्सियत नहीं थे, लेकिन अब्बा अक्सर यही कहते थे कि सबसे बड़ी दौलत अच्छे और मुखलिस दोस्त हैं। और अब्बा के काफ़ी दोस्तों ने मेरी शादी में शिरकत की थी और वो मेरी शादी में ऐसे खुश थे जैसे कि अपने सगे बेटे की शादी में खुश हों। मैं तो उस बात पर हैरान हूँ कि मेरी शादी में वो इंतज़ामिया बने हुए थे। हालांकि वो मेहमान बनकर आए हुए थे, लेकिन मेहमानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे। अब्बा की वजह से वो मेज़बान बने हुए थे। पहले तो मेरी शादी में खूब नाचा गाया, या फिर इसके बाद इंतज़ामी अमूर संभालने लगे। मेरा बाप दिल का बहुत अच्छा था, लिहाजा इसने वलीमे में गरीब और मस्कीन लोगों को दावत दी। इसके अलावा ऐसे लोग जो किसी वजह से शादी में शरीक ना हो सके, अब्बा ने इनके घर खाना भी पहुंचाया। इनके कई दोस्तों ने अब्बा पर हैरत का इजहार किया और कहा कि ऐसा कौन करता है, लेकिन ये मेरे अब्बा ही थे जो ऐसा कर सकते थे। मुझे पता ही ना चला कि कब मेरे दिल से अब्बा जान उतर गए और फिर शायद मुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ था जिसकी वजह से मेरा दिल अब्बा के मामले में सख्त हो गया। ये मेरी बीवी सायरा की ख्वाहिश थी, जिसने कहा था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब्बा की वजह से पढ़ाई नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा फ़िक्र हमें अपने बच्चे बिलाल की वजह से थी, जो हमारी पहली औलाद था। पढ़ाई में बहुत ज़हीन था और इतना बड़ा भी नहीं था हम इसे अपने से दूर किसी हॉस्टल में शिफ्ट कर सकते। बस सारी रात अब्बा जान खांसते थे, जिसकी वजह से हमारी नींद तो खराब होती ही थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का भी मसला बनता था। मेरे दिल में बस हल्का सा ख्याल आया था कि काश अब्बा अलग घर में होते, लेकिन हमारे पास तो कोई अलग घर नहीं था। एक दिन मेरी बीवी सायरा ने मुझसे कहा कि देखिए, अब्बा को ओल्ड होम शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये फ़ैसला आपके लिए इतना आसान नहीं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। अब्बा के होते हुए ये घर में पढ़ाई नहीं कर सकते। आजकल बड़े कंपटीशन का दौर है और अगर बच्चों की बुनियाद मजबूत नहीं होगी तब वो तालीमी मैदान में आगे नहीं बढ़ सकते।
मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी कि इस सिलसिले में अपने अब्बा से बात करूंगा, लेकिन सच तो ये था कि अब्बा के सामने मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता था। मेरे लिए ये मामला आसान नहीं था। कई दिनों तक मैं ये कोशिश करता रहा कि अब्बा से कैसे बात करूं कि आपको ओल्ड होम में शिफ्ट करना चाहता हूं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब 2 हफ्ते तक मैंने बात ना की अब्बा से, तब मेरी बीवी ने एक दिन मुझसे कहा कि अब अगर आप अपने बाप से बात नहीं कर सकते तो मैं खुद ही बात करती हूँ। मैंने बीवी को मना किया। मैंने बीवी से वादा किया कि आज शाम अब्बा से इस सिलसिले में ज़रूर बात करूँगा। मैं बहुत परेशान था और बात करने के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था कि कैसे अब्बा से बात करूँ, किस तरह इनकी नज़रों में नज़रें मिलाकर कहूँ कि आपको इस घर से जाना पड़ेगा। खैर, इशा की नमाज के बाद अब्बा जान अपने कमरे में थे, जबकि मैं इनके कमरे पर दस्तक देने आया। अब्बा ने मुझे अंदर आने को कहा। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अब्बा जान ने मुझे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठाया और कहने लगे, बेटा खैरियत तो है? आज बड़े अरसे के बाद मेरे कमरे में आ रहे हो। सच पूछो तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम आए कैसे। मैंने अब्बा से कहा कि आपसे ज़रूरी बात करनी है। अब्बा जान ने मुझसे कहा, बेटा कहो क्या बात है। मैंने कहा, अब्बा आप तो जानते हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर है। आपकी तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है और रात के वक़्त हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। ज़्यादा दूर होने की वजह से हम परेशान होते हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हॉस्पिटल के साथ एक ओल्ड होम है जहाँ आपको शिफ्ट किया जाए, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये वो अल्फाज थे जिनको मैं बोलने का मंसूबा बना रहा था, ताकि अब्बा से इस तरह बात करूं, मगर अब्बा मेरे दिल का हाल समझ चुके थे और मेरी मजबूरी भी। वो मेरे चेहरे से इस बात का अंदाज़ा लगा चुके थे कि मैं ये बातें दिल से नहीं कर रहा, लेकिन अपनी बीवी की ज़िद की वजह से ऐसा कह रहा हूँ। अब्बा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा सीधी तरह कहो, क्यों नहीं कहते कि मेरे घर से निकल जाएं। मैंने कहा, अब्बा मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। आपके मामले में आप सोच भी कैसे सकते हैं, लेकिन बस आपके भले के लिए मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ। फिर वहाँ मेरे अच्छे डॉक्टर दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं जो आपका बहुत ख्याल रखेंगे। अब्बा ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा कि कोई बात और है तो बताओ बेटा, मैं तेरे लिए हर काम कर सकता हूँ, तुम्हारी किसी बात को टाल नहीं सकता। मैं अब्बा का सारा सामान ओल्ड होम में शिफ्ट कर चुका था। आज शाम अब्बा को घर से जाना था। मैं अब्बा को लेने के लिए आया तो मैंने देखा कि वो बिलाल से लिपट कर रो रहे हैं। बिलाल अभी छोटा था, बार बार कह रहा था, दादा जान आप कहाँ जा रहे हैं। और बिलाल को वो यही कह रहे थे कि बेटा परेशान मत हो, मैं वापस आ जाऊँगा, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जिस दिन अब्बा घर से गए थे उस दिन बिलाल बहुत रोया था। हम घर में एक ऐसा पुरस्कून माहौल चाहते थे जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो सके। पहले तो मैं अब्बा से मिलने हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर जाता था और कभी कभार बिलाल को भी अपने साथ ले जाता था। हालांकि बिलाल इस बात की ज़िद करता था कि वो हर दूसरे दिन दादा जान के पास जाना चाहता है, लेकिन हम इसे दादा से मिलवाने नहीं ले जाते थे। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने ओल्ड होम में जाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए काफ़ी पैसा कमाना चाहता था और मेरे पास टाइम नहीं था। बिलाल शुरू में ज़िद करता था तो इसकी ज़िद को देखते हुए बीवी ने मुझे मशवरा दिया और बीवी के मशवरे पर मैंने अमल भी किया। फिर एक दिन बिलाल से कहा कि दादा जान का इंतकाल हो चुका है अस्पताल में। वो कई दिनों से अस्पताल में एडमिट थे और अब वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। बिलाल को एक कब्रिस्तान में ले गया और इसे एक कब्र दिखाई और कहा कि ये तुम्हारे दादाजी की कब्र है। वो छोटा था, इन बातों को नहीं समझता था, अपने दादा की कब्र पर रोने लगा। बिलाल बहुत रोता था, हर वक्त अपने दादा की तस्वीर को सीने से लगाकर सोता, जबकि हमें अपने बेटे को देखकर काफ़ी अफसोस होता था। कभी कभी ऐसा लगता कि हम कितने बुरे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं अपने साथ और अपनी औलाद के साथ। मगर बीवी की तरफ से मुझे हिदायत दी गई थी कि अब यह वक्त
दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचने का है। बिलाल का एक अच्छी और महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और इस तालीमी इदारे में बिलाल हर सेमेस्टर में टॉप कर रहा था। वो बहुत मेहनत कर रहा था, जबकि इसके कमरे में हर वक्त दादा की तस्वीर लगी रहती थी। हमारी बहुत कोशिश थी कि ये किसी तरह ये दादाजी को भूल जाएं, लेकिन वो अपने दिल से दादा को निकाल ना पाया। और हमें इस बात का खदशा था कि अगर कभी इसे दादा नज़र आ गए या इसे इस बात का पता चल गया कि इसका दादा अभी भी ज़िंदा है, तो वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। कभी कभी तो मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि बिलाल को सच बता दूं, क्योंकि अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। इसे इस बात का पता बता दूं कि मैंने इससे झूठ बोला था, हमारा दादा ज़िंदा है, ओल्ड होम में मौजूद है। मगर फिर यही डर था कि बेटा हमसे खफा हो जाएगा, हमें छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि हमने इसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं जब भी बिलाल को इस बारे में बताने की कोशिश करता तो मेरी बीवी मेरे आगे आ जाती और मुझसे बार बार यही कहती कि खुदारा ऐसी गलती मत करना, वरना वरना हम अपना बेटा खो देंगे। सेकंड लास्ट सेमेस्टर में हमारे बेटे में ने यूनिवर्सिटी में और क्लास में टॉप किया तो इंतज़ामिया की तरफ से इसे गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया गया। अदारे में एक तकरीब हुई जिसमें तालिब इल्मों के वालिदैन ने भी हिस्सा लिया, क्योंकि इनको दावत दी गई थी। मैं बिलाल के साथ इसकी मां को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहां बाकी तालिब इल्मों के वालिदैन भी आए हुए थे। इतनी बड़ी तादाद में हमारे बेटे ने पहली पोजीशन हासिल की, इस बात पर हमें अपने बेटे पर फ़ख्र महसूस हो रहा था। तालिब इल्मों की बहुत बड़ी तादाद एक एक करके वो हमारे पास आ रहे थे और हमें मुबारकबाद पेश कर रहे थे। मैंने यूनिवर्सिटी में नोट किया कि एक लड़की बार बार बिलाल से बातें करती है, इसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन बहरहाल किसी तरह बिलाल हमसे ये बात छुपाना चाहता था और इस लड़की को मना करता था। मैं अपने बेटे की आंखें पढ़ चुका था, मैं जान चुका था कि बिलाल इसे पसंद करता है, मगर मैंने इस बात का जिक्र बिलाल से उस वक़्त ना किया। वो लड़की भी हमें मिलने आई थी, बिलाल की वजह से इसने हमें मुबारकबाद पेश की थी, लेकिन उस वक़्त बिलाल इसके साथ बिल्कुल नहीं था। शायद वो ये बात हमसे छुपाना चाहता था, मगर हमें इस बात का इल्म हो चुका था। तकसीम इनामात हुई और फिर इस बात पर हमें फ़ख्र हुआ कि मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को गोल्ड मेडल पहनाया। मैंने अपने बेटे को मुबारकबाद पेश की और फिर मुझे मेरे अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं जल्दी से घर जाना चाहता था ताकि बिलाल से उस लड़की के बारे में बात करूं। मैंने अपनी बीवी सारा से इस बात का जिक्र किया तो इसने कहा कि आज हम अपने बेटे से ज़रूर बात करेंगे। घर जाते ही मैंने बिलाल से कहा कि वो लड़की कौन है जो बार बार तुम्हारे करीब आ रही थी। पहले तो बिलाल ने ये बात हमसे छुपाने की कोशिश की और हमें कुछ ना बताया, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहने लगा कि उस लड़के का नाम नौरीन है, मैं उसे पसंद करता हूँ। हमारा इरादा था कि जैसे ही हमारी तालीम मुकम्मल होगी तो नौरीन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा, लेकिन आप लोगों ने हमें पहले ही पकड़ लिया। तकरीब के दौरान मेरी कोशिश थी कि नौरीन को अपने से दूर करने की कोशिश करूं, ताकि आप लोगों को इस बात का शक ना हो कि हमारा कोई चक्कर चल रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, इस बात का तजर्बा रखता हूँ। मेरा इरादा था कि 6 माह के बाद जैसे बिलाल की तालीम मुकम्मल होगी तब इसकी शादी कर दूंगा, मगर इस मौका पर मेरा दिल दुखी भी हुआ। मुझे वो बचपन का ज़माना याद आया जब मेरी शादी पर मेरा बाप एक्साइटेड था। अब्बा के बहुत सारे दोस्तों ने मेरी शादी में शिरकत की थी। ओल्ड होम के मैनेजर ने हमें बताया था कि इसके दोस्त अब भी इससे मिलने आते हैं। वो ज़िद करते हैं कि हमारे साथ चलो, हमारे घर में रहो, हमारे साथ, मगर अब्बा इनके साथ बिल्कुल नहीं जाते थे। इस वजह से इसके कई दोस्त अब्बा से नाराज़ भी हो गए और अब्बा से इस बात का गिला कर रहे थे कि हमारी इतनी गहरी दोस्ती का क्या फ़ायदा कि हमारे होते हुए तुम एक ओल्ड होम में रहो, वो भी अकेले। तुम्हारा वो नालायक बेटा जिसकी शादी पर तुम कितने खुश थे, तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस बेटे ने महज अपनी बीवी की वजह से तुम्हें घर में ना रहने दिया। हालांकि हैरत की बात तो ये थी कि हमारा ये घर जिसमें हम रह रहे थे ये अब्बा के नाम पर था और अब्बा ने कभी भी इस बात का ताना हमें नहीं दिया था
कि जिस जिस घर से मुझे निकाल रहे हो ये मेरा अपना घर है। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने अपने तालिब इल्मों को शहर से बाहर एक पुराने खंडर, जो कि एक तरीखी मुकाम था, वहाँ ले जाने का फ़ैसला किया। लेकिन फिर हालात ख़राब होने की वजह से शहर के अंदर ही तालिब इल्मों को एक ओल्ड होम का विज़िट करवाया गया। जब बिलाल ने मुझे बताया कि कल हम शहर के सबसे कदीम और पुराने ओल्ड होम का विज़िट कर रहे हैं, मैं ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। अपने बेटे से पूछने लगा कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया आप लोगों को ओल्ड होम का विज़िट क्यों करवाना चाहती है। जिस पर बिलाल ने मुझे बताया कि अब्बा जान, वहाँ बूढ़े और लावारिस लोग रहते हैं, ऐसे लोग जिनका कोई अपना नहीं। हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ये टास्क दिया गया है कि हम इन लोगों से बात करें, इनकी ज़िंदगी को करीब से जानने की कोशिश करें कि वो किन हालात में रहते हैं, इनके अपने जो इन्हें छोड़कर गए हैं, इनके बारे में इनके क्या ख़यालात हैं, क्या इनसे अभी भी वो मोहब्बत करते हैं या नफ़रत। ये सुनकर मेरा दिल बहुत घबराया। मुझे इस बात का खौफ था कि कहीं इंतज़ामिया इन्हें इस ओल्ड होम में ना ले जाए जहाँ इनके दादाजी रहते हैं, यानी मेरा बाप। मगर जिस बात का खदशा था वही हुआ। यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्हें उसी ओल्ड होम का विज़िट करवाया गया जहाँ बिलाल का दादा था। अब मैं किसी सूरत बिलाल को मना भी नहीं कर सकता था कि वहाँ मत जाओ, क्योंकि अगर मैं मना करता तो बिलाल मुझसे ज़रूर पूछता कि अब्बा जान, आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं। बस दिल ही दिल में मैं ये दुआ कर रहा था कि किसी तरह वो अपने दादा को पहचान ना ले। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ओल्ड होम में दाखिल हुए। वो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें और काफ़ी तोहफ़े तोहफ़ लेकर गए थे। ये तोहफ़े इन बुज़ुर्ग लोगों के लिए थे। इनमें चादरें और कपड़े भी शामिल थीं। वो लावारिस बुज़ुर्ग बच्चों के सरों पर शफ़क़त भरे हाथ फेर रहे थे, जबकि एक बुज़ुर्ग मुसलसल बिलाल की तरफ देख रहा था। इसने बिलाल को अपनी तरफ बुलाया, फिर इसके सर का बूसा लिया और फिर इसका नाम पूछा। जब बिलाल ने अपना नाम बताया तो उसने बिलाल को अपने सीने से लगाया। काफ़ी अरसा हो चुका था, इसने अपने बचपन में ही दादा को देखा था, लिहाजा इसे पहचान ना पाया। मगर वो हैरान था कि ये बूढ़ा शख्स इसे देखकर इतना रो क्यों रहा है। इसके मोबाइल में इसके दादा की तस्वीर महफूज थी। इसने वो तस्वीर बड़े गौर से देखी तो इसे इस बात का यकीन हो गया कि ये मेरे दादा ही हैं। फिर जाकर इस बुज़ुर्ग ने इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम करमदाद बताया, जिस पर इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि अब्बा ने मुझसे झूठ बोला था। मेरा दादा ज़िंदा है, जबकि अब्बा मुझे कब्रिस्तान में किसी दूसरे की कब्र पर ले गए और कहा कि ये तुम्हारे दादा की कब्र है। इतना बड़ा झूठ बिलाल उस पर बर्दाश्त ना कर पाया। वो घर आया, उसका चेहरा उदास था, वो किसी से बात नहीं कर रहा था। माँ ने इससे कहा, बेटा मैं खाना लेकर आती हूँ, तो इसने कहा मुझे भूख नहीं। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया, अंदर से लाक लगाकर सो गया। मेरा दिल बहुत घबराया हुआ था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि वही हुआ जिसका हमें डर था। मुझे इस बात का यकीन है कि बिलाल को इस बात का पता चल चुका है और हमारा झूठ पकड़ा गया, जो आज से कई साल पहले हमने अपने बेटे से बोला था। वो कई घंटे तक सोता रहा, फिर नींद से बेदार हुआ तो बैग उठाकर घर से जाने लगा। मैंने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो। कहने लगा, परेशान ना हो, मैं वापस आ जाऊंगा। बिलाल को इस गोल्ड मेडल से भी नफ़रत हो चुकी थी, बल्कि अब अपने तमाम उन ख्वाबों से नफ़रत हो चुकी थी जो इसने खुली आंखों से देखे थे। वो अपना गोल्ड मेडल नहर में फेंकना चाहता था, जिसकी तरफ वो रवाना हुआ। रास्ते में वो एक फ़कीर झोली फैला कर बैठा था। इसने अपना वो गोल्ड मेडल फ़कीर की झोली में डाल दिया। फ़कीर ने सोचा कि ये कोई कीमती चीज़ है तो जो नौजवान मुझे देकर गया है। फ़कीर अपनी झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो इसकी अपनी बेटी ने कहा कि बेटी ज़रा चेक तो करो कि ये क्या है। बेटी ने देखा तो कहा कि ये कोई कीमती दात मालूम होती है। अगर ये सोने की है तो हमें कई दिनों तक भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमारा बेटा उस रात घर नहीं आया था, हम बहुत परेशान हुए। वो रात हमने जाकर गुजारी
सुबह हुई तो हमें इस बात का बिल्कुल यकीन था कि वो अपने दादा के पास गया होगा। मैं सुबह सुबह ही ओल्ड होम पहुंचा तो पता चला कि बिलाल अपने दादा को लेकर वहां से रवाना हो चुका है। ना ओल्ड होम के मैनेजर को इस बात का इल्म था, ना ही मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि बिलाल इसे लेकर आखिर कहाँ गया। मगर यह हमारे लिए शर्म की बात थी और इस पर मैं ओल्ड होम के मैनेजर से खफा हुआ कि मैं इसका बेटा हूँ, इसका वारिस हूँ। मेरी इजाज़त के बगैर आपने मेरे वालिद को इसके साथ कैसे भेजा। इस पर मैनेजर साहब ने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मैं शर्म से पानी पानी हो गया। वो कहने लगा, ताहिर साहब आप भी अजीब बातें करते हैं। मेरी इस ओल्ड होम पर गहरी नज़र है। मैं जानता हूँ कि कौन यहाँ किससे मिलने आता है। पिछले कई साल से आप अपने वालिद को मिलने ना आए और अब अचानक आप कह रहे हैं कि आप इसके वारिस हैं। मैनेजर के इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं वापस घर आया, कोशिश की कि अपने बेटे को किसी तरह तलाश किया जाए। यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें बार बार ये कॉल मौसूल हो रही थी कि बिलाल क्लास अटेंड नहीं कर रहा। अगर वो मुसलसल क्लास से आउट रहा तो नाम खारिज कर दिया जाएगा। हमारे बेटे को घर से गए हुए 1 महीना गुजर चुका था। ये 30 दिन हम पर 30 साल बनकर गुजरे। एक दिन मैं बाज़ार से गुजरा तो मेरी नज़र बिलाल पर पड़ी। मैंने जैसे से देखा तो वो वहाँ से भागना शुरू हुआ। मैं पीछे पीछे भाग रहा था, उसे आवाज़ें दे रहा था कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, जो गलती मुझसे हुई है तुम वो गलती मत करो। मैं तो अपने बाप का बहुत बुरा बेटा साबित हुआ, लेकिन तुम तो अच्छे बेटे हो ना। ना चाहते हुए भी वो रुक गया और फिर वो मुझे एक किराए के मकान में ले गया जहाँ वो अपने दादा के साथ रहता था। वो अपने दादा की खिदमत कर रहा था। मैंने अपने बेटे और बाप दोनों से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अब दोनों का मुजरिम हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बेटा किसी सूरत मुझे माफ़ नहीं कर रहा था, लेकिन बाप ने मुझे फ़ौरन माफ़ कर दिया। दादा ने अपने पोते से कहा कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाए। ये था मेरा बाप, कितना प्यार मुझसे करता था कि ज़िंदगी के आखिरी याम में इसे मेरा ही एहसास था। और मैं कितना बदनसीब था कि इतने बड़े मौसन को मैंने अपने से दूर रखा। वो भी अपनी बीवी के कहने पर। अब्बा ने तो मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैं शायद अपने आप को कैसे माफ़ कर सकता था जो इतने साल मैं अपने शफीक बाप से महरूम रहा, इसकी खिदमत से महरूम रहा। बस हर वक्त अब्बा से माफ़ी मांगता हूँ और हर नमाज के बाद गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी का तलबगार हूँ। और आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि बाप का साया अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। कभी भी इस रहमत को अपने आप से दूर मत कीजिएगा। शुक्रिया।